हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का एक न्यू टॉपिक। इससे पहले हमने रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस, उसके बारे में एक दो न्यूमेरिकल्स के बारे में भी डिस्कस किया था। अब हमारा एक न्यू टॉपिक है रेट लॉ, जो किस लॉ के बेसिस पे है? लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पे है। रेट लॉ के डेफिनेशंस पढ़ने से पहले मैं कुछ एग्जांपल डिस्कस करूंगी। हम डेफिनेशन पढ़ने से पहले एग्जांपल पढ़ेंगे, एग्जांपल पढ़ने के बाद ही हमें डेफिनेशन क्या कहना चाहती है वो समझ आएगा। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा जो रिएक्टेंट होता है वो कम होगा और प्रोडक्ट में बदलेगा, कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। ठीक है, अब जो हमारा ये रेट लॉ है ये क्या कहता है? ये ना एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है सिर्फ, ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट भी है। यानी जो हम रिएक्शन ले रहे हैं, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल रहा है, जो हमारी पूरी रिएक्शन है वो प्रैक्टिकली हमें करके देखनी पड़ेगी कि प्रैक्टिकली इसका रेट लॉ कितना है, प्रैक्टिकली कितना किस रिएक्टेंट में ज्यादा डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी, किस रिएक्टेंट में ज्यादा डिपेंड कर रहा है, क्या मतलब है? जैसे मान लो कि रिएक्टेंट में तो कोई ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हमने एक ही रिएक्टेंट लिया और हमें प्रोडक्ट मिल गया। रिएक्टेंट दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एमीन वाली रिएक्शन ही ले लेते हैं क्योंकि वो बहुत कॉमन रिएक्शन है। ठीक है, तो N2 + 3H2, यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हो गए, एक हो गया नाइट्रोजन गैस, एक हो गई हाइड्रोजन गैस। दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? 2NH3 एमीन बना दिया जी। प्रोडक्ट बन गया। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अब ये जो दो रिएक्टेंट है इनका ऑर्डर क्या होगा? अब ये ऑर्डर क्या होता है? ये तो एक नई टर्म आ गई। ठीक है, एक बार ऑर्डर से नहीं समझते क्योंकि ऑर्डर अभी नहीं आया। ऑर्डर समझने से पहले तो हमें रेट लॉ को समझना पड़ेगा। अब ये जो N2 + 3H2 है, इसको एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली इसका किस पे ज्यादा डिपेंड करेगी। आप ऐसे समझ सकते हो कि सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करेगी, N2 पे या H2 पे। ठीक है, हमें ये समझना है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल को सही तरीके से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्यों ना एक बार इसकी डेफिनेशन रीड कर लीजिए। तो देखो क्या कह रहा है, रेट लॉ इज डिफाइंड इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो हमने इससे पहले रेट ऑफ रिएक्शन में भी देखा था, जब तक हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं समझ ली थी तब तक हमें नहीं समझ आया था अच्छे से। ठीक है, तो हम जो रेट लॉ उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की टर्म में समझेंगे। ठीक है, तो डिफाइंड इज द मैथमेटिकल expression which denotes rate of reaction in terms of molar concentration of reactant। जो reactant की molar concentration है उसकी टर्म रेट ऑफ रिएक्शन में, देखो रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को मोलार कंसंट्रेशन में तो ले रहे थे, भूल गए। देखो जो कंसंट्रेशन थी उसकी हम ऐसा यूनिट ले रहे थे मोल लीटर इनवर्स, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ वो चेंज हो रहा था तो अपॉन में टाइम लगा रहे थे। फॉर्मूला याद होगा रेट ऑफ रिएक्शन का। मोलार कंसंट्रेशन में तो ले रहे थे हम उसको, ऑफ रिएक्टेंट को ही ले रहे थे, विच raised to the power which may or may not be same as a stoichiometric coefficient of reactant in a balanced chemical reaction। एक तो पहली बात हमेशा नोट करनी कि कोई भी आपको रिएक्शन दे रखी है, सबसे पहले चेक करो कि क्या वो बैलेंस्ड है या नहीं। क्योंकि अगर वो रिएक्शन अनबैलेंस्ड है तो आप जो भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हो, उसका रेट लॉ निकाल रहे हो, आगे जाके ऑर्डर निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलरिटी निकालनी पड़ेगी। अगर अनबैलेंस्ड रिएक्शन है तो सब कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या देखना है, हमें हमारी जो रिएक्शन है उसको बैलेंस करना है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। और जो हमारी केमिकल रिएक्शन है उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना जी, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखो क्या लिखा, मे और आई नो, ये जो मैं बोल रही हूँ डेफिनेशन रेट लॉ की, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। ये जो पूरा चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें सिर्फ एक ही रेट लॉ ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करता है। जितना कंफ्यूज करता है ना उतना ये इजी भी बहुत है और इंटरेस्टिंग भी। ठीक है, तो जितना अपन इस टॉपिक को टाइम देंगे, पैशन से, कामने से जैसे समझेंगे तभी हमें ये समझ आएगा। ठीक है, तो विच मे और मे नॉट बी सेम, यानी जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब समझते हैं, ए और बी दोनों ने मिलकर बना दिया प्रोडक्ट। ठीक है, अब जो हमारा रेट लॉ है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट ऑफ ए एंड रिएक्टेंट ऑफ बी। रिएक्टेंट ए और बी, ये ए बी मिलकर सी बना दिया जो क्या प्रोडक्ट है। जो हमारा रेट लॉ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट के।
ए कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी के प्रोडक्ट के, यानी ए और बी का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो एक हो जाएगा, ठीक है। वो आपस में मिलके उनके प्रोडक्ट का जो इक्वल हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट टू की, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो हमारे पास आएगा के, इस के को बोलते हैं हम रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट तो नहीं रहने वाली है, ठीक है। वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, वेलोसिटी तो वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है, हाँ जी। तो ये जो की है ना, इसके बारे में भी हम पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इसके फीचर्स प्रॉपर्टीज वगैरह। तो फिलहाल इतना ही समझो, ये रेट कांस्टेंट है, बट इसका नाम क्या होगा नोट कर सकते हो, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट, ठीक है जी। तो R इज इक्वल के ए और बी। अब मैंने, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ये जो ए और बी रिएक्टेंट, ए और बी और कुछ नहीं रिएक्टेंट है, ठीक है। रिएक्टेंट है, इसमें मैंने ना अल्फा लगाया और इधर लगाया मैंने बीटा। ये क्या है, ये क्या है, जो स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट थे रेट ऑफ रिएक्शन में हम क्या कर रहे थे, उनको अपॉन में लेके आ रहे थे। रेट ऑफ रिएक्शन में याद होगा उसको हम अपॉन